इट इज गुड। नाउ लेट्स प्रोसीड। ये जो तुम्हारी दुनिया में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इसकी एक शीट भी भेजी है हमने। और इस तरह के क्वेश्चन में कभी कभी कुछ क्वेश्चन कहीं पे आ जाते हैं, तो यू हैव टू अल्टीमेटली समडे नो, बिकॉज जब तुम आगे जाके कोडिंग भी करोगे तो उसमें इसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग रोल है। इसको बेसिकली हम अपनी दुनिया में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं, जो तुम मिल चुके हो पहले, और उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। बाहर की दुनिया में इसी का नाम फ्लोर फंक्शन है, और प्रोग्रामिंग के एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट का हिस्सा है ये। और वहां वो ऐसे ना रिप्रेजेंट करके ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो हम इसकी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज और कुछ ऐसे रिजल्ट्स को लेके बिल्ड करेंगे कि ये लगे कि हमने कुछ एडवांस लेवल पढ़ा है, बट पहले थोड़ा सा बेसिक या अबव बेसिक लेवल टच करने के। यश, अभी कुछ नहीं छूटा है, इससे पहले बस हम ये बता रहे थे कि इन क्लासेस में होना क्या है। ओके सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो द आइडिया इज कि हम यहाँ पे डेलिबरेटली थोड़ा सा हाई लेवल लेके जाना चाहते हैं, सो दैट कुछ करना चाहें तो कर सकें। ओके सर। या सबसे पहले इस फंक्शन से मिल लो। मिल तुम पहले भी चुके हो। व्हाट इज द ग्राफ ऑफ द फंक्शन, हाउ इज दिस डन। बट उसके भी कुछ फाइनर पार्ट्स, कि भाई जब हम ग्राफ बनाते हैं तो वैसा ही क्यों बनाते हैं जैसा हमें दिखाया गया है। तो उसके पीछे का लॉजिक सिंपल ये है कि भाई जब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को ड्रॉ करते हैं तो हम कुछ और नहीं करते, हम वी जस्ट गो बाय द डेफिनेशन। बिटवीन 0 and 1 it is 0, between 1 and 2 it is 1, between 2 and 3 it is 2। इसलिए इसको फ्लोर फंक्शन का नाम दिया गया, बिकॉज इट एक्चुअली फ्लोर्स द एंटायर ग्राफ, विच इज प्रिटी लॉजिकल, कॉमन सेंसिकल। ये बात हमें समझ में आ जाती है। इनिशियल प्रॉपर्टीज अगर मैं तुम्हें एक जगह पे क्विकली लिख के कर दूं कि भाई इतनी तो तुम्हें पता होनी चाहिए, फिर भी सम आर इन 11th एंड सम आर इन 10th, तो एक बार के हम रिकॉल करा दें और ये नोट भी करते चलना साथ में, ठीक है ना। ऑल ऑफ यू अराउंड, कोई दिक्कत? स्टार्ट कर दें अब इसको फुल फ्लो में। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इफ एंड ओनली इफ एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर। इफ एंड ओनली इफ है, थोड़ा रेस्पेक्ट देने की चीज है, ऐसी कोई अनोखी चीज नहीं है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन इफ एंड ओनली इफ एक्स बिलोंग्स टू एन टू एन प्लस वन। एन प्लस वन पे इक्वालिटी होल्ड नहीं कराई है। इफ एंड ओनली इफ n belongs to x minus 1 to x। अब ये दो इफ एंड ओनली इफ वाले स्टेटमेंट को जरा रिलेट करके देखो, इसका क्या मतलब निकला। ये मान लो पहली थी, ये तो बहुत अंडरस्टूड सी बात थी। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स एन होगा अगर एक्स एन से एन प्लस वन के बीच में लाई करे, इफ एंड ओनली इफ एन एक्स माइनस वन से एक्स के बीच में लाई करे। ज्यादा तो नहीं बोला मैंने? देवाशीष, बात कुछ पल्ले पड़ी है? यस सर। ठीक है ना। बट थोड़ा लिखने का तरीका अलग था, अच्छा लगा। तो कंटिन्यूएशन में जो है इफ एंड ओनली इफ रख के उन्होंने तुम्हारे सामने इसको प्रेजेंट किया। देन वी कम टू द थर्ड वन। ये तुम्हारा किया हुआ है, बट ये जैसे सैंडविच थ्योरम के उस इनइक्वालिटी में यूज हो गया था। दुनिया का कोई भी रियल नंबर दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में जरूर लाई करेगा। एक ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स और दूसरा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस वन, या फिर एंड है ऑल्दो, तो साइमल्टेनियसली वही इंटीजर एक्स माइनस वन और एक्स के बीच में जरूर लाई करेगा। एवरी इंटीजर, एवरी एक्स विल फॉलो दिस एंड एवरी इंटीजर विल फॉलो दिस। ये वो है जो तुम ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी में पढ़ते हो, बट ये वो है जो इनइक्वालिटीज जनरेट करने के काम आ जाता है। बात समझ आई सबको? सो आई डोंट पुट अ स्टार मार्क ऑन दिस। इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को? नो सर। ये भी पुराना है, बट ये है कि सैंडविच थ्योरम में और कई जगहों पे यूज करते हैं। इनइक्वालिटी जनरेट करने का रीजन है कि दुनिया का हर रियल नंबर
किसी न किसी पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में जरूर लाई करेगा। फोर्थ थोड़ा सा जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस n में से हम ग्रेटेस्ट इंटीजर प्यार से बाहर निकाल सकते हैं। फॉर एवरी x कॉमा n belonging to real number where n is an integer, that's okay। रियल नंबर के बाद इंटीजर लिखा है तो उसी के सबसेट में है। रुद्र, दिस इज ओके, कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। गुड। ये भी पुराना एलिमेंट्री जो पहले के सिलेबस में पढ़ा था वो था। देन दे से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस x। क्लास 11 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन जो ऊपर लिखी थी बस ये उसी से डिराइव्ड रिजल्ट है। ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हें समझ में नहीं आएगा भाई। किसी का इंटीग्रल पार्ट अगर लोगे और नेगेटिव का इंटीग्रल पार्ट लोगे तो वो 0 होगा अगर x इंटीजर है, जाहिर सी बात है। क्यों? क्योंकि 7 का इंटीजर 7 माइनस 7 का माइनस 7। लेकिन अगर इंटीजर नहीं है तो वैल्यू -1 हो जाएगी, क्योंकि -7.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -8 है और 7.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 7 है। यहां तक जो 5 बातें हैं ये सुनने में अच्छी लगती हैं, तुम्हें लगेगा कि ये तो हमने पहले भी चैप्टर में पढ़ रखा था। इनफैक्ट क्लास 11th को भी बेसिक फंक्शन में हमने इससे इंट्रोड्यूस करवाया था। क्यों आदित्य? यस। अब जो तुम्हारे लिए काम है वो ये कि अगर ये फ्लोर फंक्शन है या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और ऊपर ये 5 प्रॉपर्टीज बनी हुई हैं, तो कल एक इस किस्म के फंक्शन के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहो। व्हाट कुड बी दिस? सीलिंग फंक्शन, लीस्ट इंटीजर फंक्शन। दैट मींस अब अगर हम नंबर लाइन पे 7.3 लेंगे तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर इधर नहीं इधर भागेगा, और -7.3 लेंगे तो वो -7 की तरफ भागे। ये इम्पॉसिबल इवेंट नहीं है कि ये जेई में ना आए, क्योंकि कभी ये आया था। तो जिस दिन उन्होंने ये एक अपनाया और इसके बाद 5-7 क्वेश्चन भेजे तो देन इट कैन बी एक्चुअली डिजास्ट्रस। तो जो ऊपर 5 प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं यही 5 एज इट इज रिकॉल करने की कोशिश करो फॉर अ लीस्ट इंटीजर, नॉट टुडे राइट नाउ एज अ होमवर्क, क्योंकि अभी तो हम थोड़ा सा गाड़ी आगे बढ़ाएंगे। बट ये 5 फंडामेंटल इस तौर पे डिफाइन किए जाते हैं। मृदुल, यहां तक क्लियर है? यस सर। ठीक। अब इन तरह के फंक्शंस को डिफाइन करने का पॉइंट क्या है, हम करते क्या हैं इससे, तो उसको कुछ रिलेट करते हुए बड़ी प्रॉपर्टीज पे पहुंच चलेंगे। ठीक है। लेजेंडरी का नाम सुना हुआ है तुम लोगों ने? यस सर। यस। उसने पहली बार यह स्टेटमेंट दिया था, इफ n is a natural number and p is a prime, then ये नंबर थ्योरी का हिस्सा बनता, कोडिंग में जाके यूज होता है। द लार्जेस्ट, और तुम्हें पता है ये क्योंकि तुमको हम लोगों ने क्वेश्चन के फॉर्म में करा रखा है, पावर ऑफ p डिवाइडिंग n factorial is given as the legend। इसका नाम लेजेंडरी फॉर्मूला है, जानते तो तुम पहले से हो। Vp ऑफ n, v तो नहीं है, म्यू जैसा लगता है ये। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n अपॉन p प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n अपॉन p स्क्वायर प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n अपॉन p क्यूब एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। ये प्यार से डाइजेस्ट हुआ या इज देयर एनी सॉर्ट ऑफ चैलेंज इन दिस? अबीक, ठीक है सर। अमन, सर ये VPN वो रिप्रेजेंट क्या है? क्योंकि ये अभी तुम एक ही जानते थे ना, अब इसकी दुनिया में नए नए इंट्रोड्यूस होते रहेंगे। अच्छा नहीं, VPN फैक्टोरियल होगा। इन फैक्टोरियल।
नहीं नहीं, वीपीएन फैक्टोरियल नहीं होगा, वीपीएन ही कहलाएगा। मतलब ये रिप्रेजेंटेशन यही है। जो अच्छा, अच्छा। फैक्टोरियल मतलब ये पूरा स्टेटमेंट लेजेंडरी का यही है कि भाई हमारे यहाँ n लिखने का मतलब काम सिर्फ n फैक्टोरियल से हो रहा है, n फैक्टोरियल के अलावा उसने किसी और के लिए स्टेटमेंट नहीं दिया है। ओके, ऑब्वियसली होता क्या है जब हम n फैक्टोरियल लिखते हैं तो 1 इंटू 2 इंटू 3 डॉट 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 अप टू n। कहीं पे पहली बार p आया होगा, फिर 2p आया होगा, फिर 3p करते करते p स्क्वायर, फिर p क्यूब। तो जब हम पहली बार p से डिवाइड करते हैं तो जितने राउंड वो कंप्लीट डिवीजन हो जाता है, दैट इज बेसिकली जितनी बार p मल्टीप्लाई होगा एज अ प्राइम। और जो लास्ट का कुछ बच जाएगा आई डोंट माइंड, बिकॉज वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। बट पी स्क्वायर, 2p स्क्वायर, ये दो दो p दे रहे थे, तो p स्क्वायर वाली एक अलग सीरीज लेते हैं, p स्क्वायर 2p स्क्वायर, उसको ये टेक केयर कर लेते। हो सकता है p क्यूब भी हो सकता है p रेज टू 4 भी हो। तो दिस बिकम्स वन ऑफ द नंबर थ्योरी एस्पेक्ट कि भाई अगर n फैक्टोरियल कोई नंबर दिया है तो उसका ये फंक्शन जनरेट करो, और जो वैल्यू आए दैट इज द मैक्सिमम लार्जेस्ट पावर ऑफ p दैट डिवाइड्स n फैक्टोरियल। यानी जब n फैक्टोरियल का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो p रेस टू जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी। एम आई राइट ऑन दिस? Yes, sir. चलो, तो ये इनिशियल। अब चैलेंज कहां पे आता है समझ रहे हो तुम, फिर से उसमें मत डूब जाना। चैलेंज आता है कि कल अगर किसी ने सीलिंग फंक्शन बनाया तो क्या सीलिंग फंक्शन भी ऐसी किसी प्रॉपर्टी में कोई बहुत पावरफुल रिजल्ट रखता है? हाँ, तो ऐसा ना हो कि जिस दिन तुम्हारे सामने वो पहली बार मिलवाया जाए उसी दिन देन एंड देयर वो क्वेश्चन आ जाए। तो उसको भी देखेंगे यहाँ वाली क्लासेस में, बट फिलहाल पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का बेस बिल्ड करते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर के इमीडिएटली बाद आगे की बातें करने के लिए हम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। क्लास 12th एंड 12th पास तुम इससे मिल चुके हो, बट प्रॉपर्टीज को एक बार लिस्ट कर देते हैं। एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? Graphically you know very well that this is bound to lie between 0 and 1, so this comes as this graph जो इस पे इसी तरह से चलता रहेगा। कहीं कोई कंफ्यूजन अब तक जितना बताया उसमें? No, sir. ठीक है ना? फ्रैक्शनल पार्ट की प्रॉपर्टीज, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ x बिलोंग्स टू इंटीजर। वही ऊपर वाली प्रॉपर्टीज हैं जो इस पे भी चलती हैं। तो हम तुमको सिर्फ ये रिकॉल कर रहे हैं कि उन्हीं 5 पे ही दुनिया भरोसा करती है। दूसरा, fractional part of x plus n is equal to fractional part of x, not fractional part of n, for all x comma n belonging to real numbers with n as integer। ऐसे लिखते हैं ये लोग। हम तुम्हें प्रॉपर वही लैंग्वेज लिख रहे हैं जो कोडिंग या इन बुक्स में आगे लिखी जाती है ओलंपियाड में। थर्ड, नेगेटिव वाला, so obviously fractional part of minus x plus fractional part of x प्लस एक्स एंड माइनस एक्स, क्या आएगी इसकी वैल्यू? इधर 0 और 1। अगर x इंटीजर है तो 0, और अगर x इंटीजर नहीं है, क्योंकि माइनस का -1 आएगा, तो दिस विल बिकम +1। एम आई ओके ऑन दिस? Yes. Yes, sir. ठीक है, ये तो पुरानी चीजें हुई। जहां थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, एक तो डेफिनेटली इसका नाम में ध्यान रखना। हमने इसको क्या कहा है ऊपर वाले को? फ्लोर फंक्शन। इसको हाँ, कहीं दुनिया में अगर तुमको 100 टूथ, ठीक है ना, फंक्शन का नाम लिखा दिख जाए तो वो यही है, वो आरी के दांत जैसा जो है। कई जगहों पे इसको इस नाम से भी बुलाया जाता है। जहां से थोड़ा बहुत इस उस पे शुरू होती है वर्किंग, वो है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ m by n will lie between 1 minus 1 upon mod n and is always greater than equal to 0 for all m comma n belonging to integers
with n is not equal to 0। यहां से अब नए लेवल पे स्टार्ट कर लेते हैं। देखो जरा डाइजेस्ट करो, आर यू ओके टू डाइजेस्ट दिस थिंग? सर अच्छा नहीं, हाँ चलो ठीक है, यस सर। बाकी लोग टेक योर टाइम, कोई जल्दी नहीं है। किसी भी दो इंटीजर्स के लिए उसके रेशियो का, हम कौन बड़ा कौन छोटा हमने बोला ही नहीं, जरूरत ही नहीं समझी। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो बाय डेफिनेशन है, दैट इज कॉमन सेंसिकल। राइट हैंड साइड की वैल्यू का आइडिया कहां से आया होगा यश? यश आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है सर। हाँ, ठीक सर। सर मैं बताऊं? बोलो। सर अगर कोई भी अगर 1/mod n माइनस कर लिया 1 में से, तो mod n माइनस 1/mod n हो जाएगा, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शन हो जाएगा। तो उससे बड़ा हो अगर होगा तो फिर वो 0 कट जाएंगे, 0 हो जाएगा, तो हाईएस्ट बाउंड यही हो जाएगा। सुनने में बात ठीक लगी? यस सर। बाकियों Yes, को एनीवन जिसको कोई हिच हो, क्या बोला क्या नहीं समझ आया पूरा? सर क्या बोल रहे हैं, एक बार बोलिए। हाँ, एक बार आशीष दोबारा बोलना, और अब की सब लोग ध्यान से सुनना, एंड यू कैन ऑब्जेक्ट एंड आस्क क्वेश्चंस आल्सो, मैं भी सुन रहा हूँ। 1 माइनस 1/mod n को अगर आप एलसीएम ले लो तो mod n माइनस 1/mod n हो जाएगा। और क्योंकि हमें पता है m और n इंटीजर्स हैं, तो जो सबसे अगर एक इससे बड़ा होता थोड़ा सा भी, तो इंटीजर नहीं होता वो, क्योंकि कट जाता m और n, तो उसकी वजह से 0 आ जाता, क्योंकि इंटीजर बन जाता। देखो यहां से रिलेट करो, हाँ ठीक है ना भाई? n को जब n से डिवाइड करेंगे, m को अगर मान लो m बड़ा भी होगा, तो जितने टाइम्स जाएगा वो तो फ्रैक्शनल में खत्म हो जाएगा, बिकॉज n इंटीजर बनेगा उसका जो क्वोशंट आएगा। अब ऊपर रिमाइंडर अपॉन n बचना चाहिए। रिमाइंडर n माइनस 1 से बड़ा नहीं हो सकता मॉड में, क्यों? क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं। इज दैट ओके? हाँ जी सर। हाँ ठीक है। सो दिस इज वन प्रॉपर्टी, ऐसे लिख के किसी दिन आ गई, रिजल्ट के फॉर्म में आ गई। सो दिस इज हाउ इट। और आगे बढ़ाएं। अब उन प्रॉपर्टीज की बात करते हैं जो शीट भेजी है, और उनको कैसे जेई ने या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ने यूज किया है, और सबसे अहम बात कि हम उनको अप्रोच कैसे करते हैं प्रूव करने के लिए। तो फर्स्ट वन टू डील विद दिस, 2 टाइम्स x का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस हाफ फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू R। और ये तुम एज अ प्रोपोजिशन, क्योंकि वो तो प्रॉपर्टीज हो गई, अब इसको प्रोपोजिशन करके ले लेते हैं, प्रोपोजिशन 1, और हम इसको आगे यूज भी करेंगे डायरेक्टली। यस, बताओ भाई, कौन कहेगा कि ये हम प्रूफ कर लेंगे आसानी से बाय सो एंड सो लॉजिक, और हवा में नहीं, प्योर मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स। You may approach from right hand side to left hand side, even that is okay. हम कर सकते हैं, हैंड रेस करना पड़ेगा कुछ।
नहीं ऐसे ही बोलो, हैंड क्या रेज करना है। यश, ठीक है। अनिकेत, सर मैं उससे ट्राई कर रहा हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ओके। मृदुल, कुछ होता दिख रहा है मृदुल? हाँ रुद्र बताओ। सर हम यहाँ पर x को जो बॉक्स x प्लस मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x से रिप्लेस कर दिया, ठीक। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा वो है 2 इंटू बॉक्स x प्लस बॉक्स ऑफ 2 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। क्योंकि ये तो इंटीजर ही है, ये बाहर निकल जाएगा। हाँ, और राइट हैंड साइड पे तो मतलब यहाँ पर बॉक्स x ही होगा और यहाँ पर हाँ यही चाहते हो? नहीं, ये नहीं, जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक सेकंड थोड़ा अलग हो गया, एक सेकंड। नहीं ये तो हमने सोचा, तुमने जो सोचा तुम वो लिख सकते हो, हमें लगा तुमने यही सोचा होगा। एक सेकंड सर। ओ हाँ हाँ, क्या बोल, ठीक है ठीक है। ठीक है ना? हाँ आगे। हाँ हाँ, तो 2 बॉक्स x दोनों तरफ अगर कर दे, मतलब ऐसे ही तरफ कर रहा है, हाँ मतलब LHS RHS लेके कर सकते हैं, पर अल्टीमेटली कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2 बॉक्स x कर दे अगर, तो अल्टीमेटली जो प्रूफ करना बाकी रह जाएगा वो है बॉक्स ऑफ 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू बॉक्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस हाफ। ठीक। तो अब अभी इससे भी अगर तुम देखो तो ये बॉक्स ऑफ x जो है ये बाहर निकल जाएगा, क्योंकि ये हाँ, इंटीजर वो है, तो ये निकाल के ही बोल इंटीजर ये और ये हट जाएगा। ये बाकियों के लिए बोल रहा हूँ मैं, अच्छा, ठीक है? अच्छा। हाँ फिर गो अहेड। तो वो प्रूफ करना बाकी रह जाएगा। हाँ तो हम दोनों केस करेंगे। तो फर्स्ट केस, एब्सोल्युटली। केस 2 तोड़ दो, केस 1, केस 2। बोलो केस 1 क्या होगा? जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेसर देन हाफ। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो हम ग्रांटेड लेके चलते हैं। लेसर अच्छा। देन हाफ या लेसर देन इक्वल टू हाफ? लेसर देन हाफ। लेसर देन हाफ। और दूसरा केस तुम ले लोगे इज ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ। बाय इंटी फ्रैक्शनल पार्ट है 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, 2 पार्ट में तोड़ दिया, एक बार हाफ से छोटा एक बार हाफ से बड़ा। अब दोनों केस के लिए इंडिविजुअली LHS और RHS का इक्वालिटी रखो एंड यू कम टू नो। जब पहला केस लोगे तो 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 1 से छोटा है, तो LHS का इंटीजर 0 हो जाएगा। ये देखोगे तो ये भी 1 से छोटा है, तो ये भी RHS हो जाएगा, दोनों 0 हो गए। जब दूसरा केस लोगे तो ये 1 से बड़ा है, लेकिन क्योंकि 2 से आगे नहीं जा रहा है, तो 1 से 2 के बीच में कोई भी इंटीजर होगा, LHS की वैल्यू 1 ही होगी। RHS को लिखोगे तो ये बेसिकली 1 से लेके 1.5 तक जा रहा है, तो इसकी भी इंटीजर की वैल्यू 1 होगी। हेंस प्रूफ। सर बात हाँ सर ये n इंटीजर्स तक जा रही है कि फ्रैक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ nx इज इक्वल टू x प्लस 1 बाय हाँ अभी अगला क्वेश्चन है वो जतिन, ठीक है ना? ये सबको क्लियर हुआ? ये इसको किया। हाँ किया हुआ था, गुड। इसको एज एन आइडेंटिटी हम आगे यूज करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग में, छोटा बड़ा सब में। आज तो शुरू में वो प्रॉपर्टीज करेंगे जो आसानी से हो जाती, फिर धीरे धीरे उतरते उतरते उन पे चले जाएंगे जो डिफिकल्ट होती। शैल आई मूव अहेड विद दिस? ये सबको क्लियर है? हाँ जी सर। Good. Then we in continuation would like to take up greatest integer of nx is equal to greatest integer of x plus greatest integer of x plus 1 by n
plus greatest integer of and so on x plus n minus 1 upon n। देख जाओ जरा क्विकली, ये डुएबल है, समझ आ गया सबको? सर एन इंटीजर के लिए ना? हाँ, n इंटीजर दिया हुआ है, राइट? सर यस। सर पर प्रूफ के लिए कभी मान लिया तो हम क्या सब 1/n के लिए बताएंगे या फिर इंडक्शन लगा के ही बोल देंगे कि n नहीं नहीं, अभी फिर वेट कर लेते हैं प्रूफ के लिए। ओके सर। यस। कौन है भाई क्लेमेंट जो बताए कि इस बार हम समझा देंगे बेटर तरीके से कैसे आसानी से प्रूफ किया जा सकता है। केस वाइज बनाने चलेंगे तो बहुत सारे केस बनते दिखेंगे, am I right? हाँ सर। तो या तो जैसा ज्योतिन कह रहा है मैथमेटिकल इंडक्शन के सहारे चला दें, बट वो अच्छी बात नहीं है। अगर लगा भी कैसे लगाएंगे? समझाओ भाई ज्योतिन। सर फिर ऐसे हम 1/3 के लिए प्रूव कर सकते हैं, 1/2 के लिए तो प्रूव हो ही गया हमारे लिए। नहीं, n से n+1 के लिए कैसे करेंगे? मतलब तुम्हारे कहने का ये है कि अगर हम इंडक्शन अप्लाई करें और इसको ट्रू मान लें तो कल जब हम लिखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1/n प्लस अप टू सो ऑन सो फोर्थ ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ये नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे n+1 शुरू हो जाएगा। बात समझ रहे हो? ओके सर। तो इट इज नॉट दैट सिंपल कि हम एक बढ़ा देंगे, अगले वो इंडक्शन वाला प्रोसेस नहीं बनेगा। ठीक है भाई? यस सर। अब हु एल्स जो इसे ट्राई करे कि ये कैसे प्रूव होगा? वन वे इज कि जैसा आपने पिछले में किया था उसी भरोसे पे इस पे केसेस बना दीजिए और लोगों से कहिए देखो हो ही जाएगा, बट दैट्स नॉट अ गुड वे टू डू। तो इज देयर अ बेटर स्मार्ट वे टू डू दिस? इनइक्वालिटी से कर सकते हैं। बोलो, हम सुनने के तैयार। मतलब पिछले वाले में इनइक्वालिटी से शायद हो रहा था, इस वाले में पता नहीं। पिछले वाले में हाँ क्या था इनइक्वालिटी से? x को n और n+1 के बीच में लेके अज्यूम करके हो गया था शायद n में। इसमें एक बार ट्राई करता हूँ। हाँ करो करो करो, गुड, आई एम विद यू। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होगा, मैं पूछना चाहता था। हाँ बोलो। सर मैं कह रहा हूँ कि जो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले हैं, हाँ। पहला वाला छोड़ने के बाद उसको हम ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1/n लिख सकते हैं क्योंकि n इंटीजर है। तो 1/n तो इंटीजर नहीं है ना? सर उसको t अज्यूम करके तब नहीं कर सकते? अरे तो ग्रेटेस्ट अच्छा हाँ, इंटीजर। ओके, समझ गया। अच्छा चलो, मैं अगर तुम्हें एक स्टेटमेंट दूं हेल्प एज एन हिंट, जो पहला टर्म है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, क्या ये सच है कि वो दूसरे टर्म से छोटा या उसके बराबर होगा? हाँ जी सर। भाई अगर इसने फ्रैक्शनल पार्ट में वैल्यू ऐड नहीं की तो बराबर होगा, नहीं तो पक्का बड़ा होगा। और क्या ये सच है कि वो इससे छोटा या बराबर होगा? यस सर, ऐसे कर सकते हैं। एंड सो ऑन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस n-1/n। देखो क्या ये चीज तुम्हारे लिए किसी तरह से हेल्पफुल है कि ये सारे टर्म्स या तो इक्वल होंगे या इंक्रीजिंग, मतलब इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर है इनका। राइट हैंड साइड में जो टर्म्स लिखी हैं वो नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ये बात तो दिख रही है? यस। हाँ। सर जब x इंटीजर होगा तो सब इक्वल होके nx ही आ जाएंगे जो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है। लेकिन जो अगर हम x इंटीजर नहीं होगा तब भी तो प्रूफ करना सर है। तो हम फिर x को ऐसे कह सकते हैं कि वो कोई i इंटीजर प्लस 1/n है।
और टू सोचो। बाय करते करते क्या ये सच है कि इन सब में से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो राइट हैंड साइड वाले की है, जो सबसे आखिरी में लिखा हुआ है? सर एक ज्योमेट्रिकल प्रूफ आया था। गुड, रुक लेते हैं, ज्योमेट्रिकल सुन लेते हैं। हाँ बोलो। थोड़ा बहुत ज्योमेट्री, मतलब लेट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स ए हुआ, फिर हाँ। ए और ए प्लस 1 के बीच में अगर n डिवीजन किया था, एक फिर सेकंड, रुक जाओ, हम तुम्हारी बात समझने की कोशिश कर रहे हैं। गुड। मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स ए था, और ए और प्लस ए 1 प्लस 1 के के बीच बीच में में अगर n डिवीजन किया, n डिविजन्स किए। गुड। अब x किसी एक डिवीजन में लाई करेगा, फिर x प्लस 1 बाई एन, x प्लस 1, x प्लस 2 बाई एन, x प्लस 3 बाई एन उसकी मतलब कॉन्जिक्यूटिव बॉक्स में लाई करेगा। राइट। फिर हाँ, अगर हम x कौन सा बॉक्स में लाई कर रहा है अगर पता कर ले, फिर वी कैन एक्चुअली गेट कितने का ग्रेटेस्ट इंटीजर +1 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जितना वैल्यूज ए और a+1 के बीच में लाई कर रहा है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर a होगा, और जो a+1 के बाद में लाई कर रहा है उसका तो +1 हो जाएगा। फिर गुड। अगर x टीथ बॉक्स में लाई कर रहा है, फिर बाद वाले में तो टी मतलब वैल्यू होगा बोलते रहो। हाँ बिल्कुल, बहुत सही जा रहे हो। हाँ। a+1 के बाद में फिर जो वैल्यू आएगा RHS में वो आएगा कुछ सर एक मिनट। हाँ सोचो बिल्कुल। अभी तक जो बोला वो मैं बता देता हूँ। उसने कहा एक सेकंड रुक जा ज्योतिन। उसने कहा कि x a और a+1 के बीच में कोई तो रियल नंबर होगा, क्योंकि उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर x है। हाँ सर, अगर ये x, हाँ बोलते चलो, ठीक है। अगर a+1 के बाद में t वैल्यूज लाई किया, फिर RHS हो जाएगा n into x plus t। ठीक। और अगर हमको मालूम है कि t वैल्यूज a+1 के बाद में लाई किया, तो हमको ये भी मालूम है कि x t बॉक्स में लाई कर रहा है a के बाद में, फिर nx भी उस मतलब nx का वैल्यू भी ना, हम ये कह सकते हैं कि a प्लस t बाई एन लेस a प्लस t बाई एन इज ग्रेटर नहीं, a प्लस t बाई एन इज लेस देन x ग्रेटर देन a प्लस t प्लस 1 बाई एन। ठीक है। फिर हम ये कह सकते हैं कि n टाइम्स a प्लस t इज लेस देन t टाइम्स n टाइम्स a प्लस t प्लस 1। फिर LHS भी पता चल गया ऐसे करके। थोड़ा सा ये सोचने वाली चीज है कि इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर nx से कैसे रिलेट किया। एक बार रीफ्रेज करना इसको, तब तक हम ज्योतिन का सुन लेते हैं लास्ट वाला पार्ट। हाँ ज्योतिन। सर ये जो है सर तबलीग ने जो कहा सर उसी पे ही बोल रहा हूँ सर। अगर हम x को डालें, जैसे x जो चला गया +1 बाय n पे, तो जो राइट मोस्ट वाली, हाँ सर, तो वो x +1 बन जाएगा जो सबसे आखिर में x + n - 1 बाय n। वो यहाँ आएगा। ऐसे सर अगर हम डिविजन्स में 1 बाय n ऐड करते जाएं तो +1 हो ही जा रहा है। तो सर अगर सर हम a+1 हो जा रहा है, फिर a+2 सर, जैसे अभी ने बोला अभी सर। और अगर हम LHS को देखें और x + 1 बाय n ऐसे ऐड करते जाएं, तो वो भी दिखता है कि nx प्लस जैसे 1 बाय n ऐड कर दिया तो उसमें भी सिर्फ +1 हो रहा है। वहां तक की बात समझ आई। लेफ्ट हैंड साइड से कैसे रिलेट करोगे वो नहीं समझ आया। हम जो अभी तक समझ आया वो समझा देते हैं। उसका कहना है कि x कहीं तो बीच में लाई करेगा,
तो अगर x ये वाला है तो अगला वाला x प्लस 1/n है, फिर अगला वाला x प्लस 2/n है, x प्लस 3/n है। इन सब का ग्रेटेस्ट इंटीजर यही है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, और उसके बाद फॉर सर्टेन वैल्यूज जो इसको क्रॉस कर जाएगा वो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1 है। अब मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1 वाले ऐसी k टाइम्स हुआ, राइट? तो इधर जितना हुआ था इंक्लूडिंग ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ये डेफिनेटली n माइनस k टाइम्स था, और ये k किसी भी तरह से, ये जो k है ये हमेशा n से छोटा होगा, ये हाँ सर, a प्लस 2 को जब मेरा क्लेम था कि वो x के बॉक्स में ही लाई करेगा ना, अगर k वैल्यूज a प्लस 1 के बाद में आएगा, हाँ फिर x भी a के k वैल्यूज बाद में ही आएगा ना, मतलब k डिवीजन के बाद। मतलब x will lie between a plus k by n and a plus k plus 1 by n. हाँ तो गुड गुड गुड, x विल लाई बिटवीन, बोल जाओ, a plus k by n गुड, और दूसरी साइड a plus k plus 1 by n। तो हाँ, जब एक LHS होगा। में n मल्टीप्लाई करोगे जिसकी nx है, तो nx will lie between a plus na plus k and na plus nk plus 1। na plus k plus 1 by n, na plus k plus 1, हाँ k plus 1 na plus, राइट। फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ nx बोल देंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ Yes. nx लोगे तो वो सेम ही na plus आएगा, k, na प्लस के आएगा, और वो यहाँ पे भी na प्लस के है। क्यों? क्योंकि बेसिकली a तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, तो वो तो इसमें भी है, इसमें भी k टाइम्स वो n है, तो जब तुम ऐड करोगे तो दिस कम्स आउट na प्लस के। इज दैट ओके? क्लियर एवरीवन? मृदुल म्यूट करो। सबको क्लियर हुआ ये प्रूफ? यस सर। गुड, आई अप्रिशिएट, बढ़िया लगा। किसी को कोई कंफ्यूजन है पूछो। अगर हम kth स्टेप पे कहीं बीच में x लेते तो k बार वो n होता, और बचे टाइम्स जो है इधर जो k टाइम्स आता वो n प्लस 1 होता, या ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1 होता, तो n टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस k आ जाता, क्योंकि k इधर प्लस होता जिधर इतना छूटा। अगर तुम इस इनइक्वालिटी को देखो तो इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर n टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस k, हेंस दोनों हमेशा इक्वल होंगे। कोई केस, सब केस, इंडक्शन कुछ लगाने की जरूरत नहीं। देवाशीष, क्लियर हुआ ये? यस सर। नोट किया सबने इसको? अब जहां चैलेंज है वो हम बताएं। कल तुम हमें ये वाला प्रूफ सारे लोग अच्छे से लिख के ग्रुप पे डालोगे। इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर की दुनिया में एक पॉपुलर सम्मानित नाम मिला हुआ है, हर्माइट्स आइडेंटिटी। ओके, यस। थोड़ा और आगे बढ़ जाएं। अच्छा लगा ये, समझ आया सबको? क्लियर हुआ? अमन श्रीवास्तव, इज इट ओके? डन? गुड। अमन क्लियर? क्लास 11th आदित्य, संकल्प, आदि समझ आया कुछ? बाउंसर तो नहीं हुआ अभी? नो सर। गुड। क्या नो सर, बाउंसर नहीं हुआ या समझ नहीं आया? सर बाउंसर नहीं हुआ। वेरी गुड। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n बाई 3 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n प्लस 2 बाई 6, धीरे धीरे हम उसकी तरफ पहुंचेंगे जो जेई ने यूज किया हुआ है, प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n प्लस 4 बाई 6
is equal to greatest integer of n by 2 plus greatest integer of n plus 3 by 6. प्रूव करो। अनन्या समझ आ रहा है सब? यस सर। गुड, प्रूव करो जरा इसको। ट्राई कर रहे हो सारे लोग? यस सर। इसमें क्या खास बात है यश? देखिए नहीं अभी तक। देखो देखो देखो, सुनने में अच्छी लग रही ना? पिछले वाले का तुम मुझे प्रूफ लिख के दिखाओगे जो तुमने समझा, दैट इज इंपॉर्टेंट, ताकि हमें यकीन हो जाए कि हाँ भाई तुमने सही समझा। हाँ सर, हो गया। अबीक, वेरी गुड। वेट करते हैं बेटा 2 मिनट और बाकियों के लिए भी। इसके बाद वाली बहुत ही अच्छी है। अच्छा, ये आइडेंटिटी जानने के बाद ये इजी हो गया। हाँ, उसके पहले अगर किया होता फिर एक बात बनता। तब ज्यादा दमदार होता, राइट? हाँ, क्लास 11th तुम में से कोई करना चाहेगा जिसको समझ आ गया ये? सर मेरा हो गया, मगर आइडेंटिटी नहीं यूज किया। ओके, 2 क्लेमेंट हैं, एक विद आइडेंटिटी, विदाउट आइडेंटिटी। अबीक, विद आइडेंटिटी, विदाउट आइडेंटिटी? विथ आइडेंटिटी।
विद आइडेंटिटी। गुड। सर मेरा आंसर उतना अच्छा नहीं है क्योंकि यहाँ पे 3 और 6 के जगह अगर कुछ लार्जर नंबर देता तो मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता। ओके, विद आइडेंटिटी हो गया। विद आइडेंटिटी। ये किसकी आवाज आई अभी? अमन श्रीवास्तव। वेरी गुड। अनन्या, अनिकेत, यश, चलो सबसे पहले इसको सुनते हैं इस बार रुद्र से। हाँ रुद्र। सर एक सेकंड थोड़ा देख लेते हैं। तो पहले हमने a/3 को मतलब a/3 को हम 2x मान लिया। n/3 अगर हम n/3 को 2x लिख लें तो कोई क्राइम नहीं है, और हमें पीछे पढ़ चुके हैं कि 2x का ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस हाफ, यही आया था। ओके, तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n/6 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n/6 प्लस हाफ आ जाएगा, ऐसा यूज कर लें। तो एक टर्म तो चला गया राइट हैंड साइड से और लेफ्ट हैंड साइड से। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n/3 को अगर तुम इस पार्ट में स्प्लिट कर दोगे तो n+1 टर्म तो ये उड़ गया। ठीक है, तो ये यहां तक सब ओके है भाई? हाँ जी सर। तो इसको हम लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n/6 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n प्लस 2/6 होगा। हाँ 2/6 को हम 1/3 इस फॉर्म में लिखिए, फिर तो जल्दी दिख जाएगा। ओके, तो n/6 प्लस 1/3, ठीक है ना, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n प्लस 2/6 इज इक्वल टू 6 प्लस 2/3 n by correction n/6 प्लस 2/3 इज इक्वल टू ये हो गया। और जो तुम्हारा ये वाला टर्म आया था दैट वुड बी बेसिकली ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n/6 प्लस 3/6, वो 3/6 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो तुम्हारा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n/2 विच इज बेसिकली 3n/6 बचेगा। एम आई राइट? हाँ, और ये तो डायरेक्ट। और ये अभी सेकंड वाली जो लास्ट प्रॉपर्टी लिखी थी x प्लस 1/3 2/3 इज nx, तो 3 टाइम्स n/6, हेंस डन। ये तो अच्छा लगा क्यों भाई यश? ठीक है ये? सर विदाउट प्रॉपर्टी किसका था? सर मेरा। सर बोलो। मैंने n को 6a प्लस b फॉर्म में लिया। ओके। और फिर बहुत टर्म्स आ रहे थे, मतलब a वाला जो है a तो इंटीजर है, तो जहां पर भी a आया वो GIF से निकाल दिया। हाँ। और कुछ 2b/6 b प्लस 2/6 b प्लस 4/6 ऐसे टर्म्स आ रहे थे। तो b का बाउंड्स देख के बोल दिया कि मतलब वो जो भी होगा 0 और 1 दोनों एक ही होगा। राइट राइट, कह सकते हैं, बट दिस कम्स आउट टू बी रियली नीट एंड क्लीन। ठीक लगा भाई ये प्रूफ सबको? क्यों भाई? दिस इज डन, कूल हो गया ये? हाँ हाँ बोलो बोलो, कुछ कहने वाले थे? नहीं, मैं कह रहा था हो गया। आइडेंटिटीज नाम की एक सीरीज है, रामानुजन्स आइडेंटिटीज, उनमें से ये एक है, ए पार्ट। और जो बहुत इत्मीनान से सब्स्टिट्यूशन के साथ इस और उस दूसरे रिजल्ट, इसलिए मैंने कहा था कि ये जो है
ये प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल है, दो आइडेंटिटीज, तो इनको होल्ड रखना। मजा आयो, समझ आया? हाँ सर। संकल्प क्लियर? यस सर। गुड। मतलब ऐसे करके कुछ मतलब बहुत ऑब्सक्योर आइडेंटिटी भी निकल सकता है। निकल सकती है। तो ये वाली और वो जो n-1 वाली थी, ये दोनों को लगा के रखना अपने चार्ट पे कि भाई ये बेस है, इससे हम कर सकते हैं। गुड। नेक्स्ट लिखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ हाफ प्लस अंडर रूट ऑफ n प्लस हाफ is equal to greatest integer of half plus under root of n plus 1 by 4. n belongs to integer. जरा इसको भी सोचो कि क्या मतलब हम नोन रिजल्ट से इसको यूं ही किल कर सकते हैं। वो जो हर्माइट्स आइडेंटिटी है ना, वो एक मास्टर की तरह जगह जगह पे चलेगी। इट डिपेंड्स कि इस्तेमाल कौन कर रहा है और कैसे कर रहा है। क्या ये भी ऊपर वाली आइडेंटिटीज का बाई प्रोडक्ट बन के आ सकती है? हैव अ लुक। या ये हम किसी फंडामेंटल रूल से एस्टैब्लिश कर लें और आगे चल के ये किसी बड़े रिजल्ट की वो बने। सोच रहे हो सारे लोग? हाँ जी सर। यस सर। अब सोचो, जो हम लोग इतना उससे सोच के प्रूव करते हैं, वो कुछ लोगों को वैसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में दिखती थी। ये स्टेप 1 है, इसके बाद 2 स्टेप, फिर जेई वाला क्वेश्चन जो है, मतलब किसी ने जेई में डायरेक्टली यूज कर लिया था। काफी पुराना था, जब सब्जेक्टिव होता था तब। हिंट दूं? नहीं सर, नहीं सर। जैसे हर्माइट्स आइडेंटिटी प्रूव करने एक ट्रायल मारा था, वैसे ही इसको भी करो।
देवाशीष ट्राई कर रहे हो? यस सर। अब हिंट दे दूं? सर और थोड़ा रुके। यश यस सर, सोच रहा हूँ, 2 मिनट और रुक जा। हाँ रुक गया। मजा आ रहा है? यस सर। इसमें कोई अपर लिमिट नहीं रखेंगे, ठीक है ना? शुरू किया है तो इट्स नॉट कि जेई में क्या आता नहीं आता है, इसको जहां तक जा सकते हैं वहां तक चलते रहेंगे, इसलिए इसको वहां से अलग किया है। जहां जहां जेई ने यूज किया वो हम बताते जाएंगे कि भाई यहां तक जेई पहुंचा, उसके बाद भी रुकेंगे नहीं, आगे और बढ़ते जाएंगे। मान लो ये सबसे छोटा वाला इंटीजर p है, तो क्या ये सही है कि ये p 1/2 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1/4, सबसे छोटा वाला इधर वाला ले लो, ठीक है ना? इससे बड़ा होगा अगर ये p है तो, और 1/2 प्लस अंडर रूट ऑफ n प्लस 2/4 वो इससे भी बड़ा होगा। 1/2 प्लस अंडर रूट ऑफ n प्लस 3/4 वो इससे भी बड़ा होगा, ठीक है ना? अगर मैं ये कहूं कि ये p+1 से छोटा होगा, तो क्या तुम इस बात को मानते हो? हाँ जी सर। भाई इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ये वाला हमने राइट हैंड साइड वाला p ले लिया, तो जो p है वो अपनी वैल्यू से छोटा होगा या बराबर होगा। तो 1/4 की जगह 2/4 करो तो ये बड़ा होगा, 2/4 की जगह 3/4 करो ये बड़ा होगा, 3/4 की जगह आगे सीधे p+1 तक कैसे चले गए? वो तुम लोगों ने पूछा ही नहीं। हम्म ये लास्ट वाली जो इनइक्वालिटी p+1 से छोटा ही होगा, ये कैसे पता चला? सर मेरे को एक चीज पूछनी है। फर्स्ट 2 टर्म्स तो p और p प्लस हाफ के बीच में ही होगा। सर मेरे को एक चीज पूछनी है। हाँ सर हमें स्क्वायर रूट n का ग्राफ पता है, मतलब स्क्वायर रूट x का। हाँ स्क्वायर रूट x प्लस हाफ का भी पता है, हाफ हाँ। उधर हो जाएगा और वो 1/4 लेफ्ट हो जाएगा। दोनों को हाफ ऊपर कर दो, उसके बाद उससे तो डायरेक्टली आप कह दो बाय ऑब्जर्वेशन, तो वो गड़बड़ हो जाएगी। बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगी, बाई ऑब्जर्वेशन थोड़ी, ये आइडेंटिटी है। हाँ क्या कह रहे थे अभी, लास्ट वाले में क्या हो जाएगा? सर नहीं सर, ये वाली बात तो हमें अच्छी लगी, मतलब हम अपने पॉइंट से तुम्हें कह रहे हैं कि भाई इसको आपने p माना या कुछ माना तो वो जो है लेस देन इक्वल टू अंदर वाले नंबर से हो जाएगा, दैट्स गुड टू सी। उसके बाद वाला उससे बड़ा होगा क्योंकि 1/4 है, तो हमने 2/4 लिख दिया, आप चाहो तो काट के 1/2 लिख दो, लुक्स गुड। उसके बाद वाले को 3/4 लिख दिया, उसके बाद वाला 4/4 लिखते तो वो 1 हो जाता, तो उससे ये p+1 कैसे आ गया? कि वो p+1 से पक्का छोटा होगा। अरे उसका कोई रिलेशन ही नहीं है, p जो है p+1 से तो छोटा होगा ही, ये p+1 से कैसा छोटा होगा, बस ये लिख दो, बाकी सब डन है। यश
पता नहीं सर। समझ दो थोड़ा सा। अच्छा चलो थोड़ा उल्टा चलते हैं। अगर हम किसी तरह से ये एस्टैब्लिश कर दें कि ये ट्रू होता है, इफ दिस इज ट्रू, तो क्या तुम्हें तुम्हारे रिजल्ट को प्रूव करने में एडवांटेज मिलेगा? पहले मैथ्स में लोग ऐसे सोचते थे कि यार अगर ये ट्रू हो जाए तो हम ये बात प्रूव कर दें, व्हाट इफ, और वो इफ को लेके आगे बढ़ जाएं तो क्या तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी अगर ये ट्रू हो जाए तो? यस सर। क्योंकि हो तुम्हें जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर तो p हो जाएगा दोनों हाफ प्लस 1 होगा सर। तब तो हो जाएगा ना? हाँ जी सर। तो चलो अब इसको इतना प्रोसेस करो कि दिखा दो कि नहीं ये तो ठीक है, ऑब्वियसली ट्रू है। मतलब मैथ्स में तो यही हो रहा है कि कुछ चीज दिया है प्रूफ करने के लिए, उससे स्ट्रॉन्गर कोई चीज ढूंढ लेते हैं और उससे वो वीकर चीज आ जाता है। बिल्कुल, ये लॉजिक है, इसमें कोई खराबी नहीं है। तो हमें ऐसा लग रहा है कि भाई अगर ये एस्टैब्लिश हो जाए तो यहां तक तो हमने खुद ही एस्टैब्लिश कर लिए 1 2 3, ये और एस्टैब्लिश हो जाए तो हम कह देंगे कि भाई इनके ग्रेटेस्ट इंटीजर में ये ग्रेटेस्ट इंटीजर और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर दोनों सेम ही होंगे, तो हेंस दे आर इक्वल। बट ये एस्टैब्लिश कैसे करें, ये वाला पार्ट, दैट इज द ओनली क्वेश्चन। एक और काम करते हैं, अंडर रूट से थोड़ी मुक्ति पाके देखते हैं। वो कैसे? पूरे रिजल्ट में पहले कर दो। 2 मल्टीप्लाई कर दो, हाँ जी सर। फिर ये वाला 1 इधर ले आओ सब में, तो पहला वाला बचेगा 2p माइनस 1 और यहां बचेगा अंडर रूट 4n प्लस 1। दूसरे वाले में बचेगा अंडर रूट 4n प्लस 2। तीसरे वाले में बचेगा अंडर रूट 4n प्लस 3। एम आई राइट? यस सर। यस। और लास्ट वाले में बचेगा 2p प्लस 2। और क्योंकि हम ये -1 यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करा रहे हैं तो 2p प्लस 1 अंडर रूट 4n प्लस 3 अंडर रूट 4n प्लस 2 अंडर रूट 4n प्लस 3। बेटर है कि होल स्क्वायर भी मारो, 4n प्लस 1 4n प्लस 2 4n प्लस 3। देखो अब क्या कुछ बात सुंदर लगी देखने में? पहले ये बताओ ये जस्टिफाई हुआ ये मैंने क्या किया? पहले पूरी इनइक्वालिटी को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 2 1 बन गया और ये नीचे वाले 4 उड़ गए सब अंडर रूट के अंदर। 2 2 2 से 4n प्लस 1 4n प्लस 2 4n प्लस 3 रह गए। ये जो 1 है इधर इधर सब में सब्सट्रैक्ट कर दिया तो इधर 2p माइनस 1 हो गया, इधर 2p प्लस 2 था माइनस प्लस 1 रह गया। अब होल स्क्वायर कर दिया। अब इसमें जो बहुत अच्छे ऑब्जर्वेशन वाली चीज है वो ये सर हाँ हम के नहीं कह सकते कि √10 और √10 प्लस 1 मतलब हाँ वही यही ए बोलना और चाहता हाँ मतलब दो इंटीजर के बीच में ही लाई करेगा एक्चुअली। अगर सोच लो जो बोल रहे हो उस पे। हाँ वही क्लेम है। यहाँ ऑब्जर्वेशन ये है कि 4n प्लस 2 और 4n प्लस 3 तो कभी स्क्वायर हो नहीं सकते। है कि नहीं? हाँ सर। क्योंकि 4n प्लस 1 2 3 4 के स्क्वायर करो तो या 4n प्लस 1 फॉर्म में आते हैं या 4n फॉर्म में आते हैं। 4n प्लस 2 3 तो बनते नहीं। तो वो इक्वालिटी इधर कहीं तो बनने का कोई स्कोप था नहीं। अब व्हाट नेक्स्ट? एक ही लाइन का रिजल्ट बचा, जरा सोच के बताओ। तो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, उनमें से यदि 4n प्लस 1
स्क्वायर के दो के बीच हैं, तो अगले दो से इंटीजर स्क्वायर्स नहीं है, ये तो पता ही है। तो ये तीनों ही किसी दो स्क्वायर्स के बीच में होंगे, दोनों दो सेम स्क्वायर्स के बीच। अच्छा नहीं, ये गलत हो गया सर ये अप्रोच भी तो कर सकते हैं कि मतलब जो बोल रहा था कि √n और √n+1 वो दो इंटीजर के बीच में ही लाई करेगा। मतलब सपोज कीजिए कि n+1 परफेक्ट स्क्वायर है, फिर √n+1 कुछ एक इंटीजर हो जाएगा, सपोज कीजिए ये, ठीक, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ √n हो जाएगा a-1, ठीक, उसके बीच में ये सब नंबर लाई करेगा √n n+1/4। बिल्कुल बिल्कुल, हमने ये थोड़ी कहा कि तुमने जो बोला हम उससे डिसएग्री करते हैं, हमने तो कहा स्टेटमेंट प्रॉपर्ली फ्रेज कर लो। बिल्कुल बिल्कुल। अब अगर n परफेक्ट स्क्वायर हुआ, देन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n हो जाएगा a, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n+1 a+1 से ही छोटा होगा, क्योंकि अगला क्वेश्चन वही है, बट दिस इज समथिंग थोड़ा प्रिमिटिव में है, इसलिए रोका हुआ है। यहां तक क्लियर है सबको? यस सर। इससे क्या कंक्लूड करें? अगर ये दो कंसेक्यूटिव, ये जो दोनों है, ये कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते, तो तुमने इससे क्या कंक्लूड किया? परफेक्ट स्क्वायर उससे बड़ा है। एक फ्रैक्शनल पार्ट है वो उनके अंडर रूट का, जो कि निगलेक्ट कर सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर में। भाई देखो, स्क्वायर उसके बीच में 2p-1 के होल स्क्वायर के बाद एक स्क्वायर आना था 2p स्क्वायर, वो ना आके सीधे ये लिखा हमने, बस इतना ही। उसके बीच में, ठीक है ना? वो 2p स्क्वायर कहाँ है? 4n+3 के बाद, 4n3 के बाद। सो दैट मीन्स हम ये लिख सकते थे कि 2p-1 का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4n+1 इज लेस देन 4n+2, जो कभी होल स्क्वायर नहीं बन सकता, इज लेस देन 4n+3, जो कभी होल स्क्वायर नहीं बन सकता, इज लेस देन 2p स्क्वायर। p के बजाय कोई दूसरा नाम दे दो, q दे दो, अगर ऐसा केस वाइज लेना है एक बार। इज दैट ओके? सर पर अगर फिर 2p स्क्वायर 4n+1 के बाद हुआ तो 2q स्क्वायर 4n+1 के बाद कैसे होगा? सर q स्क्वायर लिखा है। ओके सर, ठीक है ना? अब क्या ये काफी है ये कंक्लूड करने के लिए कि दोनों का ग्रेटेस्ट इंटीजर सेम होगा? यस सर। हैप्पी? अनन्या, समझने में दिक्कत तो नहीं हुई ये वाला? सर बस लास्ट में थोड़ा डाउट है, वो भी सारे लोग सोचो एक मिनट कि यहां तक जो समझ आया, यहां तक समझ में आया। अब 2p-1 का होल स्क्वायर और 2p+1 के होल स्क्वायर के बीच में स्क्वायर एक ही था, 2p स्क्वायर। ठीक है ना? 2p स्क्वायर इनमें से किसी भी फॉर्म में नहीं हो सकता, और ये तो वैसे भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते। तो इसके क्या पता चला? हाउ डू यू कंक्लूड दैट? एंड दैट्स डन। जैसे ये कंक्लूड करते हो, नहीं ज्यादा हो गया?
अरे भाई मेरे कहने का मतलब ये है कि क्या ये चीज हम एस्टैब्लिश नहीं कर सकते कि जब ये 2p-1 का होल स्क्वायर है, इससे छोटा है, हाँ सर होगा। तो इससे बड़े नंबर 2p का स्क्वायर तो बन नहीं सकते, क्योंकि वो किसी का स्क्वायर ही नहीं है। यस सर, ठीक है। ठीक है ना? और अगर वो उसका स्क्वायर नहीं है तो उसके बाद वाला स्क्वायर कौन है? 2p+1। यस सर। हेंस दिस इज ट्रू। फिर से लेमैन लैंग्वेज में बोल रहे हैं, 2p-1 का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4n+1 which is less than 4n+2, but this cannot be a perfect square, which is less than 4n+3 again cannot be a perfect square। तो इनमें से कोई भी 2p का स्क्वायर नहीं हो सकता। यानी ये वैल्यू अगर इससे छोटी है तो भाई इसके बाद वाला स्क्वायर 2p स्क्वायर था, लेकिन ये 2p स्क्वायर बन नहीं सकते, तो इसका मतलब ये उसके भी बाद वाले स्क्वायर से छोटे होंगे ना। हाँ जी सर, ठीक है, आगे समझ। गेटिंग माय पॉइंट? और अगर ये ट्रू है तो ये ट्रू है, ये ट्रू है तो ये ट्रू है, और ये ट्रू है तो दोनों तरफ ग्रेटेस्ट इंटीजर लो, तो p और p+1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर तो p आएगा, हेंस प्रूव। अनन्या बात कुछ बैठी दिमाग में? यस सर। अनिकेत? यस सर। ठीक है ना भाई, ये 2p स्क्वायर हो नहीं सकते क्योंकि ये किसी के स्क्वायर ही नहीं है, और फिर भी बड़े हैं, तो भाई ये जिससे छोटे हैं वो उसके बाद सीधे 2p+1 का स्क्वायर है, ये रिजल्ट है। बाकी ये भी रामानुजन आइडेंटिटी कहलाती है। उसने एक पूरी सीरीज दी हुई थी जाते समय, उनमें से ये एक है, और इसी को इनडायरेक्टली जो जेई ने यूज किया वो वाला क्वेश्चन दिखा देते हैं। रेडी? बढ़ जाएं आगे। प्रूफ करो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ अंडर रूट ऑफ n प्लस अंडर रूट ऑफ n+1 is equal to greatest integer of under root of 4n+2। ये आज के लिए आखिरी क्वेश्चन होगा, और चाहो तो ऊपर वाले का डायरेक्ट यूज भी कर सकते हो। जेई ने नहीं किया था, बट तुम फिलहाल तो कर ही सकते हो, आई डोंट माइंड। और फिर अगली क्लास में दिखाएंगे इस किस्म की पूरी सीरीज के क्वेश्चन लिखे कैसे जाते हैं, लोग लिखते कैसे हैं। मतलब एक पूरी दुनिया बनी हुई है इसके क्वेश्चंस की। दिस इज क्लियर टू एवरीवन? जो ऊपर वाला था अभी बिल्कुल क्लियर है? घर जाके फिर सोचना एक बार उस बारे में। इनफैक्ट जेई ने एक और दे रखा था बीच में 4n+1 लगा के इधर। ये प्रूफ करना था, सब्जेक्टिव था, प्रूफ करना था। बट तुम अभी सिर्फ राइट हैंड साइड वाला प्रूफ करो, क्योंकि जिस दुनिया से हम लोग उठ रहे हैं उसमें तो ये हो जाना चाहिए। ट्राई कर रहे हो? यस सर। जेई में जब ये क्वेश्चन आते हैं ना, तो हम इस बात की चिंता छोड़ देते हैं किसने क्या सोच के बनाया होगा। हमारे वर्किंग ये होती है कि जिसने जो भी सोचा होगा, हम तो प्रूफ करना है, हम प्रूफ कर देंगे। तो अंडर रूट ऑफ 4n+1 एक क्वांटिटी,
अंडर रूट ऑफ n प्लस अंडर रूट ऑफ n प्लस 1 दूसरी क्वांटिटी, अंडर रूट ऑफ 4n प्लस 2 तीसरी क्वांटिटी। अगर तुम्हारे सामने क्वेश्चन है बाउंस कर जाए, होल स्क्वायर मारो, कोई इक्वेशन इनइक्वालिटी का साइन मत लिखो, बस लिखते चलो, क्योंकि अगर इनइक्वालिटी होगी भी, पॉजिटिव नंबर्स हैं तो किसी भी तरफ हो, होल स्क्वायर तो कर ही सकते हैं। ये 4n प्लस 1 हो जाएगा, ये n प्लस 1 प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ n इंटू n प्लस 1 हो जाएगा, और ये 4n प्लस 2 हो जाएगा। इसमें से अगर देखो तो 2n से 2n कट जाएगा, ये 2n प्लस 1 बचेगा, इनफैक्ट प्लस 1 से प्लस 1 भी कट जाएगा, तो ये 2n बचेगा। यहाँ 2 टाइम्स n इंटू n प्लस 1 का अंडर रूट बचा होगा, और यहाँ पे 2n प्लस 1 बचेगा। एम आई राइट? यस सर, और ये वही होगा जो हमने बड़ा छोटा बाद में देखेंगे। इसके बाद इसी में हम 2 से 2 काट देंगे, तो n स्क्वायर n प्लस 1 इंटू n, और 4n स्क्वायर, अच्छा नहीं 4n स्क्वायर 4n इंटू n प्लस 1, और 4n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1 होल स्क्वायर कर दो। अब इसको गौर से देखो, तो ये 4n स्क्वायर, ये 4n स्क्वायर प्लस 4n, और ये 4n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1। अब जब तुम रफ में ये होमवर्क कर लो, तो अब इनइक्वालिटी बैठाना शुरू करो। इज दिस ओके? मैथमेटिकली कोई क्राइम नहीं है, क्योंकि हमने कोई भी लॉ पीछे वायलेट नहीं किया। यहां तक तो सब ठीक हो गया। अब जब ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे, तो अब वो क्वेश्चन आएगा जो अभी कह रहा था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ p का अंडर रूट और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ अंडर रूट ऑफ p प्लस 1 क्या हमेशा इक्वल होंगे? क्यों, यही था अभी? ऐसा ही कुछ है। ठीक है ना? इसके जवाब में ये है कि मान लो इक्वल नहीं होते, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर m था, तो ये सीधे m प्लस 1 जाता, अगला इंटीजर तो वही है। यस सर। और अगर ये m प्लस 1 जाता, तो जब होल स्क्वायर करते, ठीक है ना, तो ध्यान से समझो, अगर लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू m है और तुम कह रहे हो ये इक्वालिटी गलत है, होती नहीं, तो राइट हैंड साइड m प्लस 1 या उससे बड़ा होता। तो अब जब तुम होल स्क्वायर लेते, तो तुम्हें मिलता कि m स्क्वायर p है, और m प्लस 1 होल स्क्वायर जो है p प्लस 1 आता, तो दैट इज m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1। एम आई राइट? तो 2m प्लस 1 तक के स्कोप था। अब बताओ क्या जस्टिफाई कर पा रहे हो मेरी बात को? या ज्यादा हो गया? यस सर। सर ये तो गलत प्रूव हो जाएगी। होल्ड कर लें यहीं पे, यहां तक की बात समझिए। कुछ कह रहे थे आदित्य? सर ये जो आपने लिखा था ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ रूट p इज इक्वल टू हाँ, ग्रेटेस्ट, इसलिए मैं बार बार उसको कह रहा था, क्या नाम अभी को, कि अपना स्टेटमेंट रिफ्रेज कर लो। क्या ये हमेशा ट्रू है? नो सर, जैसे 8 रखो, 15 रखो, p प्लस 1 परफेक्ट स्क्वायर होगा तो नहीं होगा। p प्लस 1 अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो नहीं होगा। तो हम ये लिख सकते हैं कि इसको p प्लस k लिख लो, k की कितनी वैल्यूज के लिए ये ट्रू होगा ये लिख सकते हैं। या p प्लस 1 लिख रहे हो, तो p प्लस 1 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, ऐसा किन केसेस में होगा? हाँ आदित्य बताना जरा एक गलत वाला एग्जांपल। तो जैसे p 8 रख दिया, 8 रख दिया, तो अंडर रूट ऑफ 8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है ना, और अंडर रूट ऑफ 9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो जैसे ही तुमने ये इंटीजर बनाया, ये ट्रू नहीं हुआ। अगर हम ये एस्टैब्लिश कर दें कि इस 4n प्लस 1 और 4n प्लस 2 से कोई भी इंटीजर नहीं बन रहा, तो बात खत्म हो जाएगी।
Is that okay? Am I clear on this? अभी कब तुम्हें अपनी वाली बात का वो फ्लॉ समझ में आया? थोड़ा सा उसको रिफ्रेज करना था। हाँ, अब सवाल ये उठता है हमारे क्वेश्चन में। तो हमारे क्वेश्चन में इन दोनों के इक्वल होने का एक ही स्कोप है कि हम एस्टैब्लिश करें कि अगर ये p है तो ये अगला इंटीजर p+1 होल स्क्वायर जिस वैल्यू के लिए लेगा वो इसमें नहीं आ सकती, हेंस दोनों इक्वल होंगे। ये लिख के दिखा दो, ये इक्वल होंगे तो ये वाला तो इक्वल हो गई। और ये जेई का क्वेश्चन है, वैसे ओलंपियाड का है बट जेई में इसको एज इट इज पूछा हुआ है। सोचो कितना बढ़िया क्वेश्चन, कब कितने सालों पहले डाला हुआ था। यश, इज दिस ओके, क्लियर? यस सर। इस किस्म के क्वेश्चन को पूछा जाना, करा जाना, मतलब इट इज ओके टू आस्क। हम तुम्हें घर के लिए एक दे देते हैं और फिर आज की पहली क्लास को करते हैं। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर में उतरे हैं, वी विल नाउ स्टार्ट प्रूविंग इट। ये वाला क्लियर हो गया ना सबको? कोई डाउट तो नहीं था? चलो लिखो, है तो बहुत सारी लेकिन हमें जो पसंद है हम तुम्हें वो दे रहे हैं। क्यूब रूट ऑफ n प्लस क्यूब रूट ऑफ n+1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 8n+3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज ऑल्सो इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 8n+4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। ओके, और यही लेवल मेंटेन करेंगे। रिकॉर्डिंग्स आई विल कीप इट फॉर अदर्स बट इसको थोड़ा फास्ट पेस पे ले जाएंगे। डन? यस। चलो बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर, गुड नाइट। थैंक यू। गुड नाइट। थैंक यू।